सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन और ये प्रतिरोधों के संयोजन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे बात की थी। हमने समझा था कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और उन पर आधारित बहुत ही आसान से सवाल हमने हल किया था। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग, जो कि प्रतिरोधों के संयोजन का पार्ट 2 है, यहाँ पर हम लोग सवालों के लेवल को ऊपर उठाने वाले हैं। हम लोग बहुत ही तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ कठिन सवाल हल करेंगे। जैसे कि अगर अनंत प्रतिरोध हैं तो उनको कैसे हल करना है, शॉर्ट सर्किटिंग के प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये लेक्चर, और हम अपनी बात वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर लास्ट लेक्चर में हमने आपको अलविदा कहा था। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर गया था। मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा, करने की कोशिश तो जरूर की होगी। देखिए सवाल ये है कि दिखाए गए परिपथ में बैटरी द्वारा सप्लाई की गई कुल धारा का मान है। तो हमें पता करना है कि यहाँ से जो धारा निकल रहा होगा, मान लीजिए जो धारा आई है, तो हमें ज्ञात करना है कि आई बराबर कितना है। जिस बैटरी का विभव 6 वोल्ट का है, वहाँ से कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो बैटरी कुल कितना धारा परिपथ में सप्लाई कर रहा है। तो देखिए ओम का नियम तो हम जानते ही हैं। ओम के नियम से हम देखें तो R बराबर V/I हो जाता है, और मुझे I चाहिए तो मैं V/R कर दूंगा। और सवाल में, क्वेश्चन में V दिया गया है आपको 6 वोल्ट। मैं अगर तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात कर लूं तो फिर मैं धारा का मान ज्ञात कर सकता हूं बड़ी आसानी से, बड़े आराम से। सो I = V/R, R का मान हमें ज्ञात करना है। और अब हमको पता करना है यहाँ पर कि क्योंकि हमको तो तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो चलिए पता करते हैं कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। तो हम चलिए चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इस प्लस से हमने चालू किया, यहाँ पहुँचे हम। और अब यहाँ पे एक समझदारी ये है कि अगर मैं इसको नाम A दे दूँ, इसको नाम मैं B दे दूँ, इसको C का नाम दे दूँ, इसको D का नाम दे दूँ, तो ये देखिए क्या A और D के बीच में कोई प्रतिरोध है? नहीं है। A और D के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। इसका तात्पर्य यह है बच्चे कि A और D दोनों एक ही हैं। जो विभव A का होगा वही विभव D का भी होगा, यानी दोनों ही टर्मिनल्स एक ही हैं। उस हालात में ये देखिए कैसा हो जाएगा ये परिपथ। अब उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। इसको गोला करना आप गोला कर सकते हो, क्योंकि सवाल में गोला दिया गया है तो हम गोला ही कर लेते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ से अपन निकले तो जो A है वही D भी है बच्चे, जो A है वही D भी है, क्योंकि A और D के बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है। और जब प्रतिरोध नहीं होता है तो विभव चलता चला जाता है। जो विभव A का होगा वही विभव D का भी होगा, यानी कि AD जो कि एक ही है, और यहाँ से 2 प्रतिरोध निकल गए, एक प्रतिरोध ऐसा, एक प्रतिरोध ऐसा, और जाके कहाँ से जुड़ जाएंगे बच्चे? ये जाके जुड़ गए हैं बिंदु C से। ये देखिए बिंदु C से। और अब देखो B और C, तो कहीं ना कहीं तो B और C होगा। A और B के बीच में 6 वोल्ट का बैटरी है, तो चलिए मैं नाम दे दूं इसको, ये A है और इधर मैं नाम दे देता हूं B का। तो A और B के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी भी हो गई, ये प्लस ये माइनस, डाला ऐसे निकलेगा। और अब देखिए B और C के बीच में, ये हो गया B और ये हो गया C, तो B और C के बीच में है अपने पास एक 1.5 ओम, और D और B के बीच में भी है 3 ओम, यानी D और B, तो ये हो जाएगा ऐसा। आपको बस जैसा परिपथ कहता है वैसा आपको करना है। ये हो जाएगा 3 ओम। ये जो प्रतिरोध दिख रहा है ये 3 ओम का है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा ये कितने का है? ये है 2 ओम का, ये है 6 ओम का।
देखो इसको आप सुंदर सा भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर सुंदरता पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपने ज्ञान पाने पे ध्यान देंगे। तो देख लीजिए बच्चे, प्लस माइनस, प्लस से हम निकले, प्लस से हम निकले, ए पहुंच गए, और ए और डी एक ही है, तो ए और सी के बीच में बोलिए, या डी और सी के बीच में दो प्रतिरोध हैं, डी और सी के बीच में दो प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम का है। उसके बाद हम देखते हैं कि सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में 1.5 ओम का प्रतिरोध है, और हम देखते हैं कि ए और बी के बीच में बैटरी लगा हुआ है 6 वोल्ट का, और ये जो थर्ड ओम है वो बी और डी के बीच में है, तो ये हो जाएगा बी और डी के बीच में 3 ओम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो समांतर क्रम में है, तो 1/2 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा बच्चे, ये एलसीएम आ जाएगा 6, 2 टिया 6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4/6। लेकिन आपको मालूम है कि ये 1/r का मान है, उल्टा कर लीजिए, 6/4 ओम, और 6/4 ओम कहने का मतलब ये है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 3/2 ओम। कोई दिक्कत? इन दोनों का तुल्यांकी हो जाएगा 3/2 ओम, ठीक है। और अब देखिए मैं आगे नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, क्योंकि पेज की कमी तो नहीं है अपने पास। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ से निकले, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ये ए और डी को जाएगा। अब इसको गोल लेना है गोल ले लो, घुमा के लेना घुमा के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए और डी एक ही है। और जब ए और सी के बीच में दो प्रतिरोध हैं, इनका तुल्यांकी हमने कितना प्राप्त कर लिया है, ये सी हो जाएगा। इसका तुल्यांकी हमने प्राप्त कर लिया है 3/2 ओम। क्लियर बच्चे? और अब देखिए सी और बी के बीच में, चलो अब मैं बी कहीं भी ले सकता हूं चाहूं तो, ये हो गया, इसी को भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी के बीच में अभी भी मेरी 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट ही है ना बच्चे, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और बी और सी के बीच में कितना ओम है देख लो, बी और सी के बीच में 1.5 है, दैट इज ओम। और यहां पर एक प्रतिरोध और है जो बी और सी के बीच में हो गया, ये तो बी और सी वाला तो हो गया, सॉरी, देखिए बी और सी वाला तो हमने कर लिया है। ए और बी क्यों बोल रहे हैं, देखो डी और ए तो एक ही है, यानी डी और बी के बीच में 3 ओम है, तो यहां से आप बना सकते हैं डी और बी के बीच में 3 ओम, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बेसिक चीजें बताई गई हैं उनको साथ लेकर चलना है, बस जितना पता है उसके सहारे आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों किस में है, देखो यहां से मैं जाऊंगा तो क्या दोनों एक ही रास्ते में हैं, और अगर एक ही रास्ते में है, इसके कहने का मतलब ये है बच्चे कि दोनों श्रेणी क्रम में हैं। ये 3/2 है, ये 1.5 है, तो ये भी 3/2 ही है ना। 1.5 मतलब क्या होता है, 3/2 ही तो होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2, ठीक है। तो 1.5 और 1.5 3 ओम आ जाएगा, ये आ गया 3 ओम। तो इन दोनों को हटा के मैं रख दूंगा, देखो ये तो ऐसा जा ही रहा है, ये है 3 ओम, और ये भी आ गया 3 ओम, ये बी है, ये ए और डी, अब ए ही बोल लीजिए आप इसको, ये 6 वोल्ट है। अब ये दोनों किस में, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। लेकिन आंसर क्या होगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 3/2 आ जाएगा, 3/2 ओम। यानी कि लास्ट में आपको ये प्रतिरोध कैसा मालूम पड़ेगा, सब कुछ आसान हो जाने के बाद, सारे जिंदगी के पड़ाव पार कर लेने के बाद, ये आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसा। ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से धारा निकल रहा है, और ये 3/2 ओम का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध में से आई धारा बहेगी, इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 6 वोल्ट होगा। ओम के नियम से I इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, फॉर्मूला मैं भूल गया, I इक्वल टू V/R हो जाएगा। I इक्वल टू V/R, तो V का मान 6 है, R का मान 3/2 है, तो चले जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 6 दूनी 12/3, यानी कि 3 चौक 12 एम्पियर। क्या ये हमारे ऑप्शन में कहीं है, बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर।
तो आपको समझदारी भरे कदम उठाने हैं, घबराना नहीं है आपको। आप सवाल को देख के डरेंगे नहीं, क्योंकि जब आदमी के अंदर एक डर बैठ जाता है ना बच्चे, फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। आपको डरना नहीं है, आपको बस जितना आता है उसके सहारे आगे बढ़ना है, चीज़ें आसान होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं इस सवाल की। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। देखो करना क्या है, लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेकिन करना तो वही चीज़ है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको प्रतिरोधों के बहुत सारे संयोजन दिए हैं, बहुत सारे प्रतिरोध हैं। आपको P और Q के बीच का तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलो कैसे करेंगे? अगर है आप में जज्बा और जुनून तो वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप मेरे साथ चलिए। देख लो, हमको पता है कि जिन भी दो बिंदुओं के बीच में तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, हम पहले बिंदु से स्टार्ट करके दूसरे बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ से करेंगे। और जब अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ से कर रहे हैं तो हमारे सामने 1 2 3 4 5 रास्ते हैं। और एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे भी है। तो जैसा जैसा ऊपर सॉल्व होगा वैसे वैसे नीचे भी सॉल्व होगा। यह सिमेट्रिसिटी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सममितता है। सममितता, सिमेट्रिसिटी, जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है। मिरर इमेज ही बोल सकते हैं अपन। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इस रास्ते से होके जा रहा हूँ, तो क्या ये दोनों मुझे एक ही रास्ते में मिलेंगे? 3 और 3 ये दोनों एक ही में है ना बच्चे। तो 3 और 3 6 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में हो जाएंगे। देखो रास्ता अगर एक ही है, देखो ये रास्ता बस यहाँ से मुड़ा है, अलग नहीं हुआ। रास्ता अलग होना इसको बोलते हैं। मेरे और उसके रास्ते बस मुड़े थे, अलग नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये रास्ते बस मुड़े हैं यहाँ पर। तो 3 और 3 किस में आ जाएंगे बच्चे? 3 और 3 श्रेणी में आ जाएंगे और 3 और 3 6 हो जाएगा। तो ये जो P है, P तो वही है। 3 और 3 की जगह पे एक तो ऐसा निकल रहा है ना बच्चा, ये तो ऐसा निकल रहा है, इसको जाने दीजिए। और 3 और 3 की जगह पे आप क्या रखेंगे? 3 और 3 की जगह पे आप रख देंगे 3 + 3 6 ओम रख देंगे। और ये 6 ओम पहले से है। और जो चीज़ें ऊपर हुई हैं वही चीज़ें नीचे भी होंगी। देख लीजिए, यहाँ से आप जाएंगे, ये प्रतिरोध, फिर ये प्रतिरोध, एक ही रास्ते में। आप ग्रीन वाले लाइन पे ध्यान दीजिए। 3 और 3 6 हो जाएगा। और ये जो यहाँ से निकल रहा है ऐसा, 1 मिनट, ये 6 ओम है और ये ऐसा निकला हुआ है, जो कि डायरेक्ट आपको Q तक पहुँचा देगा। लेकिन आपको केवल मंजिल पे नहीं पहुँचना है, रास्तों का भी मज़ा लेना है। तो सभी रास्तों से होकर गुजरना है। तो ये 6 तो वहीं का वहीं है, देख लो, ये 6 तो वहीं का वहीं है। और ये जो 3 और 3 है, इनको मिला के कितना बन जाएगा? इनको मिला के ये हो जाएगा 6 ओम और ये हो गया 6 ओम। देखो जो चीज़ें यहाँ हुई है वही चीज़ यहाँ भी हुई है। 3 और 3 इसमें किस में हो जाएंगे? 3 और 3 6 हो जाएगा ना। देख लो, ध्यान से देख लो, कोई गड़बड़ी है तो बताओ। चलो मैं यहाँ से मेरे रास्ते बटे हैं, मान लेता हूँ मैं, यहाँ मैं मिला भी हूँ लेकिन बटा भी है रास्ता। तो इस रास्ते पे दोनों आएंगे ना, तो यहाँ भी 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको तो जाने दीजिए ऐसा, ये 6 ओम है तो रहने दीजिए, ये भी 6 ओम है, रहने दीजिए। 3 और 3 6 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे करके 6 ओम लिख सकता हूँ। और जो ऊपर हुआ है वही नीचे भी होगा बच्चे। ये हो जाएगा 6 ओम और 3 और 3 6 हो गया, तो ये हो गया 6 ओम। 3 और 3 6, इन दोनों का तुल्यांकी 6 आ जाएगा। और अब बहुत आसान है, देख लो, ये दोनों किस में है? समांतर में है। ये दोनों भी समांतर में है, ये दोनों भी समांतर में है और ये दोनों भी समांतर में है। तो समांतर के लिए फॉर्मूला 1/6 + 1/6 = 2/6। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 3 8 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 3 ओम। 3 ओम। इन दोनों को हटा के 3 ओम, इन दोनों को हटा के भी 3 ओम, इन दोनों को हटा के भी 3 ओम, इन दोनों को हटा के भी 3 ओम। तब P से Q का सीधा जाने वाला रास्ता भी वही है, 6 ओम। 3 3, यानी ये जाएगा ऐसा और यहाँ के बाद ये जाएगा ऐसा, ये भी 3 आ जाएगा, ओम है, ये भी 3 आ जाएगा, ओम है। यही चीज़ भी होगा।
इधर इधर, तो ये आ जाएगा 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। कोई दिक्कत? देख लो ना बच्चे, 6 और 6, 6 और 6, 6 6 6 6, ये सब समांतर क्रम में है। इनका परिणामी आ रहा है 3 ओम, ये P है, ये Q है। अब देखो, अगर मैं इस रास्ते से होके जा रहा हूँ इधर से, तो ये प्रतिरोध पड़ेगा उसी रास्ते में, ये प्रतिरोध भी उसी रास्ते में पड़ेगा, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और जो ऊपर हो रहा है वही काम नीचे भी हो रहा है। 3 3 6, 3 3 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नहीं, अभी तो परिपथ कैसा हो जाएगा, ये अभी भी वही है। 6 ओम है, इसके जगह पे आप क्या रखेंगे? 6 ओम रखेंगे। इसके जगह पे क्या रखेंगे आप? 6 ओम रखेंगे। ये P है, ये Q है। और अब कोई मुश्किल तो है नहीं, तीनों रास्ते हैं, तीनों समानांतर हैं, तीनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो 1/6 प्लस, सॉरी समांतर क्रम में है, मैंने श्रेणी बोल दिया। 1/6 इज इक्वल टू 3/6, उल्टा करिएगा तो आंसर आ जाएगा 6/3, 2 ओम। तो ये हो जाएगा P और Q के बीच का जो परिणामी प्रतिरोध है या तुल्यांकी प्रतिरोध है वो है 2 ओम। तो इतना लंबा चौड़ा जो लफड़े यहाँ पे हैं वो बहुत ही आसान है, P और Q, ठीक है। ये दोनों श्रेणी में थे, ये दोनों भी श्रेणी में हैं, ये दोनों भी श्रेणी में हैं, ये दोनों भी श्रेणी में हैं। तो प्रतिरोध ऐसा हो जाएगा कि 6 और 6 समांतर में है, 6 और 6 समांतर में है, समांतर में है, समांतर में है। तो इनका जो परिणामी आएगा, ये 3 श्रेणी में हो गए, ये 3 और ये 3 श्रेणी में हो गए, उसके बाद ये तीनों जो आए वो समांतर में हो गए। तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इन द गिवन सर्किट। बताना यह है आपको कि इस बैटरी से कुल कितनी धारा निकल रही है। इस बैटरी से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24 वोल्ट की बैटरी है, उसके बगल में भी एक 2 ओम का प्रतिरोध है और बाकी ये सब तो प्रतिरोध है ही हैं। तो पहले हम काम ये करेंगे कि इस प्रतिरोध का एक तुल्यांकी, एक परिपथ बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे हम लोग? तो देखो हमारे पास है 24 वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस 24 वोल्ट, और यहाँ से एक ऐसा कुछ प्रतिरोध है जो जा रहा है। चलिए ये 2 ओम का है, ये भी चले जा रहा है, चला गया, ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ से आ गए। अब देखो बच्चे, आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, चलो इसको मैं कुछ भी नाम दे दूँ, इसको नाम दे दूँ ए का। ए से मैं गया, ए से एक प्रतिरोध निकल गया, तो इस ए से एक प्रतिरोध निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध तो है नहीं, यानी ये भी ए ही है। यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध है ही नहीं, यानी ये भी ए ही है। यहाँ से यहाँ तक कोई प्रतिरोध तो है नहीं, यानी ये भी ए ही है। इन चारों प्रतिरोध का 5, 20, 15, 10, इन चारों प्रतिरोध का जो एक सिरा है वो ए से जुड़ा हुआ है, चारों प्रतिरोधों का। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गया एक ऐसा, ये हो गया एक ऐसा, ये हो गया एक ऐसा, ये हो गया एक ऐसा। और अब देखिए दूसरा सिरा भी यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है। इसको मैं नाम दे दूँ बी का, तो बी से लाकर जोड़ दीजिए, ये जुड़ा है बी से। तो ए और बी के बीच में आपके चारों प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में तो हो ही जाते हैं। एक का ना, एक 5 का है, 5 ओम का, एक 20 ओम का है, एक 15 ओम का है, और एक 10 ओम का है। अब देखो, अगर इसको मैं बी मान लूं, इस नेगेटिव को देख लूं, तो बी और नेगेटिव के बीच में है ना, ये बी और नेगेटिव के बीच में ऋण सीधा, उसके बीच में 2 ओम है। तो कितना आसान हो गया परिपथ। इसलिए कहा जाता है कि सवाल को देख के आपको डरना नहीं होता है, सवाल को समझिए, जितना आता है उसको साथ लेकर आगे बढ़िए, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे बच्चे। चलिए, तो 5, 20, 15, 10 ये चारों के चारों समांतर क्रम में हैं। तो पहले इन समांतर का मामला मैं निपटा लूँ। जितने भी समांतर क्रम में प्रतिरोध हैं उनका मामला पहले निपटा लिया जाएगा। और हम जानते हैं समांतर के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम निकालने का ट्रिक वही जो बचपन में आपको सिखाते हैं, 5, 20, 15, 10। कैसे करेंगे?
5 चला जाएगा, 5 से कम, 5 चौक, 5 तिया, 5 दूनी, ठीक है। और 2 से जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 3 जाएगा नहीं, 2 एकम 2, फिर 2 से एकम एकम 3 एकम, फिर 3 से एकम 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 एकम, क्लियर। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। तो एलसीएम आ गया है 60। देख लो कोई दिक्कत है तो। 5 दूनी 10, दूनी 20, तिया 60। तो अब इसकी जरूरत तो है नहीं, मिटाई देता हूं। तो 12 पंचे 60 होता है तो ये 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60। 20 तिया 60 होता है तो ये 3 हो जाएगा। 15 चौक 60 होता है तो ये 4 हो जाएगा। 10 सके 60 होता है तो इतना हो जाएगा। 6 4 10, 10 3 13 और 13 15, 13 12 25/60। इसको अगर हम लोग कटाएं तो कट जाएगा ना। ये होता है 12 पंचे 60, ये होता है 5 पंचे 25। तो इसका उल्टा करेंगे तब ना आंसर मिलेगा, 12/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको हटा के एक प्रतिरोध रख देंगे हम लोग, कितने का, 12/5 का। और ये वही है, ये वही है। और यहाँ पे एक प्रतिरोध यहाँ पे बना लीजिए आप, ये है 2 ओम का। तो 12/5 और 2 ओम, ये उल्टा करने के बाद है तो यही आंसर है, ठीक है ना बच्चे। ये दोनों किस में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 12/5 प्लस 2 ओम, 12/5 प्लस 2 ओम। और ये 24 वोल्ट की है बैटरी, तो रहेगी बैटरी। तो 5 दूनी 10, 22/5 आ गया कुल प्रतिरोध। तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यह आ जाएगा 22/5 ओम, 24 वोल्ट। मान लीजिए कुल धारा आई जा रहा है, तो अभी तो आपको बताया गया था कि I बराबर V/R होता है, I = V/R। तो V का मान तो 24 है ना बच्चे, और R का मान 22/5 है। तो ये हो जाएगा 24 × 5/22। इसको हम बोल देंगे 11 दूनी 22, इसको बोल देंगे हम लोग 12 दूनी 24। 12 पंचे 60/11, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आप। 11 5 55, 11 5 55 बचा 5.0। तो फिर आ जाएगा 11 चौक 44, बचा 6, फिर 11 25। तो ऐसा ही कुछ ये इतना एम्पियर आ जाएगा, 5.45 एम्पियर, ठीक है। तो कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस हिम्मत रखना है और हौसला रखना है, और बिल्कुल भी हिम्मत हारना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बच्चे कि इसको कैसे हल करेंगे। ये तो आपका होश ही उड़ा देगा लग रहा है मुझे। चैन तो किसी और ने चुरा रखा है, होश ये सवाल उड़ा देगा। यहाँ पे चलो मैं बता दूं कि क्या है सवाल। आपको ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच तुल्यांकी, ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करिए। प्रतिरोध ज्ञात करिए। आपको ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है, और दिया गया है कि ये भी आर है, 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 और ये भी आर है, ठीक है। तो सब के सब आर हैं। कैसे करेंगे आप? क्या ऐसे सवाल देख के आपके हौसले उड़ जाएंगे? लेकिन देखो बच्चे, जो जितना कठिन दिख रहा है, ये आदमी और मनुष्य के साथ भी होता है। जो जितना कठिन दिख रहा है वो अंदर से उतना ही सहज और उतना ही सरल होता है। इसके पीछे का ट्रिक समझिए आप। क्या आप, चलो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक रास्ता जो एकदम हाईवे है, एकदम फर्स्ट क्लास रोड है, और एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही जिसकी दुर्दशा हो रखी है, बहुत ही खराब रास्ता, जहाँ पे मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो आप किस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे? एकदम सिंपल वाले रास्ते पे, जो बहुत ही आसान है, जो फर्स्ट क्लास रोड है। तो करंट के साथ भी ऐसा होता है। करंट के पास अगर ऑप्शन है करंट के पास कि एक प्रतिरोध वाला रास्ता है और एक बिना प्रतिरोध वाला रास्ता है,
तो करंट चालाक है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो ऐसे रास्ते पे चला जाएगा जहाँ पर प्रतिरोध ना हो। किसको ही पसंद है भाई जाके मुसीबत मोड़ लेना, बचते बचाते चलना है जीवन में। तो चलो बच्चे, तो यहाँ से चलो करंट निकलेगा, क्योंकि ए से निकल के उसको बी पे तो पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये पहला प्रतिरोध का तो जो सामना करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार पीठ दिखाकर भाग जाना भी उचित नहीं होता है। इसको तो उसको लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद इधर 1 2 3 रास्ते हैं। अब बताओ वो किधर जाएगा? क्या इस प्रतिरोध से लड़ना चाहेगा, इस प्रतिरोध से भिड़ना चाहेगा? नहीं, हम बोलेगा यार ये रास्ता तो खाली है, चलो इधर निकल लेते हैं। तो पूरा का पूरा धारा इधर निकल गया। और जिस प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रहा है, उसके होने या ना होने का क्या ही मतलब है? क्या ही मतलब बताइए? नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं रहा, क्योंकि वहाँ से धारा प्रवाहित हो ही नहीं रहा है। चलिए आगे चलें। अब हम लोग जब यहाँ पे धारा पहुँचेगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा भाई धारा चालाक है ना, वो उस रास्ते पे चला जाएगा जहाँ कोई प्रतिरोध है ही नहीं, बाईपास कर जाएगा। बाईपास रोड है, अच्छा है, तो बाईपास रोड से चले जाएंगे ना हम लोग। क्यों जाएंगे एकदम गंदे रोड से? इस रोड से चले गए। यहाँ भी उसके बाद ऑप्शन है कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ कि इधर आऊँ। तो फिर उसको मालूम है भाई मेरे को किधर जाना है, मुझे उधर जाना है इधर मेरा दुश्मन प्रतिरोध ना हो। और उसके बाद तो देखो भैया ये रास्ता उधर नहीं जाना है, उसको मंजिल उसकी इधर है। उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना कि पीछे जाना है, रिवर्स गियर नहीं लगाना है। तो अब देखिए ये सब प्रतिरोध किसी काम के हैं क्या? वहाँ से तो धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही है, धारा वहाँ से गई नहीं है, उस गली से धारा गुजरी नहीं है, और जिस गली से वो गुजरी नहीं है उस गली में हमारा क्या काम? कोई काम नहीं है। ये किसी काम के नहीं है, काम के हैं बस तो ये वाले प्रतिरोध, ये वाले प्रतिरोध। यहाँ से धारा पास हुआ है और फिर यहाँ से होते हुए धारा यहाँ से पास होता हुआ यहाँ आ गया। ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ से धारा प्रवाहित हुआ ही नहीं है। और जहाँ से धारा प्रवाहित हुआ ही नहीं है उसके होने या ना होने का क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं है बच्चे। तो इसे ही कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग का प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किटिंग। ऐसे सवाल आपको परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन बनते बहुत आसानी से हैं। अब देखिए ए और बी के बीच में कुल कितने प्रतिरोध आए भाई? ये आर, ये आर, ये ए और ये बी। तो ए और बी के बीच में कुल कितने प्रतिरोध हैं? केवल 2 है मुन्ना, केवल 2। मुन्ने भी हो तो भी 2 ही रहेगा। R प्लस R इज इक्वल टू 2R। तो ये आंसर आ गया। अब R का मान जो भी हो उसको आप लेके हल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि करंट बहुत ही चालाक है, धारा बहुत ही चालाक होता है। अगर उसके पास एक ऐसा रास्ता है जिसमें प्रतिरोध ही प्रतिरोध हैं और एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो सारा का सारा धारा ऐसे रास्ते पे चला जाएगा जिसमें प्रतिरोध नहीं है, यानी कि वो प्रतिरोध वाले रास्ते को बाईपास कर जाएगा। इसी को कहा जाता है शॉर्ट सर्किटिंग का प्रॉब्लम। ऐसे चलिए आगे बढ़ें। और अब ये देखते हैं, जैसा कि हमने संधारित्र में देखा था, वहाँ पे हमने बहुत सारे सवाल हल किए हैं, जैसे कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो आगे है इसी चैप्टर में, प्रतिरोधों के लिए भी है, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर अनंत समांतर, अनंत अगर संधारित्र हैं तो उनको कैसे हल करना है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को अनंत प्रतिरोधों के साथ डील करना है। अगर अनंत प्रतिरोध हैं हमारे परिपथ में तो हम कैसे हल करेंगे? प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। तो जिन्होंने संधारित्र वाले वीडियोस देखे हैं उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने संधारित्र वाले वीडियोस को नहीं देखा है, संधारित्रों के संयोजन पे हमने जो वीडियो बनाया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उस वीडियो को देखिए। वहाँ से आपको अच्छा खासा सा आइडिया हो जाएगा कि अनंत वाले अगर संधारित्र होते हैं, अब वो अनंत संधारित्र हों या अनंत प्रतिरोध हों, क्या ही फर्क पड़ता है। हमको तो तुल्यांक निकालने से मतलब है। तो प्रक्रिया सेम ही रहेगी बच्चे, प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो इसको हल करें। सवाल ये कहता है कि 0.5 आंतरिक प्रतिरोध, अभी हमने आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आंतरिक प्रतिरोध को डिस्कस करेंगे। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होते हैं वह लगाते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में विद्युत अपघट्यों द्वारा जो प्रतिरोध लगाया जाता है
उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब उसको आंतरिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अंदर की बात है। उस सेल के अंदर भी प्रतिरोध है जो धारा प्रवाहित करवा रहा है। घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहावत आपने सुना होगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि ये अंदर की बात है, सेल के अंदर का प्रतिरोध है। अब उसका वोल्टेज 12 वोल्ट का है, एक सप्लाई से यहाँ से देखो, एक्चुअली में यहाँ से ऐसा आप चाहें तो ऐसा जोड़ सकते हैं, ऐसा करें कि जोड़ा जा सकता है, जोड़ा नहीं है लेकिन बता दे रहा है कि इन दोनों सिरों के बीच में 12 वोल्ट और 0.5 ओम यानी कि 0.5 आंतरिक प्रतिरोध वाला एक सेल यहाँ पर है। अनंत नेटवर्क है बच्चे, देखो 111 111 111 111, ये प्रक्रिया चलती जाएगी अनंत तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। तो आपको करना क्या बच्चे? धारा का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस कर लिया था, धारा का मान ज्ञात करना है। और हम जानते हैं ओम के नियम से कि भाई अगर R बराबर V/I होता है तो I बराबर V/R होता है। V तो हमारे पास ही है, हम इस पूरे परिपथ का तुल्यांक निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि हमको क्या करना होता है। जब भी बात आती है अनंत पे तो हम एक को छोड़कर बाकी सबको रिप्लेस कर देते हैं। पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो अनंत प्रतिरोधों वाला एक संयोजन है, वहां पे हम संधारित्र की बात करते थे, यहाँ पे हम प्रतिरोधों की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि अनंत प्रतिरोधों वाला जो संयोजन है, माना उसका तुल्यांकी कितना है? माना तुल्यांकी x है। आप कुछ भी ले सकते हो भाई, मेरे को अपने x से लगा हुआ है तो मैं x लूंगा, अगर आपको अपने y से लगा हुआ है तो y ले लीजिए। मुझे x से बहुत प्यार है, x लेटर्स है ना, बाकी ये ऐसा कोई मामला नहीं है। तो माना तुल्यांकी x है, किसका तुल्यांकी बच्चे? इस पूरे संयोजन का तुल्यांकी मान लीजिए x है। और अब आपको करना क्या था याद है? जो चीजें रिपीट होती हैं, जो पैटर्न रिपीट होता है, उसमें से एक को बचाकर बाकी को आप हटा दीजिए। तो इसमें देखो यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये जो एक संयोजन है यही बार बार रिपीट हो रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी चला जाएगा। तो बस उसी एक को बचा लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। एक ओम। और अब देखो समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेने पर समंदर के पानी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अनंत में से अगर ये कुछ प्रतिरोध आप अलग भी कर लेंगे तो भी उसके तुल्यांकी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी अभी भी उसका तुल्यांकी कितना रहेगा बच्चे? अभी भी उसका तुल्यांकी x ही रहेगा। ठीक है, अभी भी तुल्यांकी कितना रहेगा? अभी भी तुल्यांकी x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समंदर में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल भी लोगे, वहां से निकाल के 2-4 तालाब भी बना लोगे तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उतना ही रहेगा। तो यहां पर भी वही खेल है, अनंत प्रतिरोध है, उसमें से अगर एक पैटर्न को अलग कर लिया है तो ये जो तुल्यांकी x है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, अभी भी वो x ही रहेगा। और अब यहां से हमारा कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। ये 1 और ये x किस में है बच्चे? ये 1, अच्छा बैटरी तो यहाँ पे है आपका 12 वोल्ट का है और 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, आंतरिक प्रतिरोध। ये दोनों समांतर में है तो समांतर के लिए फॉर्मूला देख लो, 1/RP, RP फॉर पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/1, ये होगा ना। सो 1/RP इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, x आ जाएगा, ये 1 प्लस x आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा? x/1 प्लस x हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को हटा के मैं क्या रखूंगा बच्चे? इन दोनों को हटा के मैं रख दूंगा, क्या रख दूंगा भाई? इन दोनों को हटा के हम लोग रख सकते हैं, देखो मैं क्या रखा हूं, दोनों को हटा के ठीक है, ये 12 वोल्ट और ये 0.5 ओम का प्रतिरोध ही है। इन दोनों को हटा के हम रख देंगे RP, और RP का मान आपको मालूम है x/1 प्लस x, ये 1 है, ये भी 1 है। तो अगर ये मान लीजिए कोई सीधा A है, ये सीधा B है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? हमने तो पहले ही मान रखा है कि पूरा ये जो परिपथ है ये अलग है भाई,
ये उनके घर की बात है, वो अंदर की बात है, उसको अभी बाहर मत लाइए, अभी जग जाहिर नहीं होगा वो। हम बात कर रहे हैं जितना भी प्रतिरोधों का संयोजन है उसका कुल तुल्यांकी तो हमने x मान रखा है ना, तो अब इनका तुल्यांकी भी कितना होगा, x ही तो होगा। उसी को तो हमने हल करते करते यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा rp प्लस 1+1। तीनों किस में बच्चे, तीनों श्रेणी क्रम में है ना, 1 प्लस rp प्लस 1, तीनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। और पीछे नहीं, आगे जाना है। अच्छा, बहुत आगे चला गया था, उतना भी आगे नहीं जाना है। सो x इज इक्वल टू rp का मान है x अपॉन 1 प्लस x प्लस 2, इधर इंटू हो जाएगा x इंटू 1 प्लस x, तो x प्लस 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई, काहे के डिवाइडेड बाई, इंटू मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है ना, समझो ना, इंटू मैं पहले ही कर चुका हूँ, एलसीएम लेने के बाद इंटू हो जाएगा, ठीक है, एक ही साथ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x प्लस 2, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया एक वर्ग समीकरण। तो अब देखिए, ये एक वर्ग समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और इसका हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा इसका तो मूल हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला को मालूम है, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट या रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमको माइनस लेना ही नहीं है, प्रतिरोध तो माइनस होगा नहीं, तो बच्चे क्या होगा, फिर प्लस ही ले लेते हैं, माइनस बी, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2। समझ में आ रहा है ना बच्चे, b का मान क्या है, b का मान माइनस 2 है, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमको बस प्लस लेना है, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a का मान तो 1 है, c का मान माइनस 2 है बच्चे, माइनस 2 का इंटू कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, 2 प्लस रूट ओवर 4, ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 8, ठीक है, 2 प्लस रूट ओवर 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जगह बना लूँ क्योंकि कैलकुलेशन और लंबा जाने वाला है अपना। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस और 8 4 12, 12 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, अंडर जाके 2 दूनी 4 होगा, 4 × 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर 1 प्लस √3 आ जाएगा, और इसका मान आपको मालूम है 1 प्लस 1.732 आ जाएगा, यानी 2.732 ओम आ जाएगा बच्चे। ये है कुल प्रतिरोध, ये जो बाहर का मामला निपटा है अभी। लेकिन अगर पूरे परिपथ की बात करें बच्चे, तो परिपथ में ये भी तो है, परिपथ में 0.5 ओम भी तो है, तो कुल प्रतिरोध, या बोलें कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा जो बाहर में प्रतिरोध है प्लस जो अंदर की बात है, ऐड कर लीजिए, 2.732 प्लस 0.5, तो ये ऐड करने पे कितना आ जाएगा देख लो, और 3 वही रहेगा, 2 वही रहेगा, 7 5 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 3.23 ओम, ठीक है। तो ये आ गया कुल प्रतिरोध, चलिए इसका नाम मैं आर ही रख देता हूँ, ये है कुल प्रतिरोध। और अब आपको चाहिए धारा, तो धारा बराबर होता है V/R, V का मान है 12, तो I बराबर 12 डिवाइडेड बाई 3.232, और यहाँ से आपको मिल जाएगा I का मान, I बराबर 12/3.232, जो भाग दे लीजिए आपको मिल जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, भाग दे लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो कि इतना है, I बराबर 3.7 एम्पियर। तो ये है टेक्निक। फिर वही कहना चाहूँगा मैं, आपको डरना नहीं है, बहुत आसान है। पहले आपने बाहर में जितने भी अनंत प्रतिरोध थे उनका परिणाम ही ज्ञात कर लिया, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध भी तो है, अगर आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता बच्चे तो ये कुल प्रतिरोध होता, और इसी प्रतिरोध को भाग देते बस।
लेकिन सेल के अंदर भी प्रतिरोध है, उसको भी ऐड करेंगे तो कुल प्रतिरोध मिलेगा। तो कुल विभव या कुल विभवांतर अपॉन कुल प्रतिरोध। चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सवाल को समझिए, मामला यहाँ पे थोड़ा सा गंभीर है और थोड़ा सा गंभीर है। ए और बी के बीच का तुल्यांकी धारिता ज्ञात करना है, वो तो हमको मालूम ही है। ए और बी के बीच तुल्यांकी धारिता नहीं, प्रतिरोध निकालना है बच्चे, प्रतिरोध ज्ञात करिए। ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करिए, ठीक है। ए बी देखो आर है, ये आर है, ओके। तो एक चीज हमको देखने को मिल रहा है, ये इसका के गुना हो गया है, ये इसका के गुना हो गया, सही है। आगे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो है इसका के गुना हो गया है और ये जो है इसका भी के गुना हो गया है। और आगे क्या देखने को मिल रहा है, ये स्क्वायर था, ये क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा ले लूं तो इसके बाद ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए और फिर ये ले लीजिए। क्या होता जा रहा है बच्चे, देखो के गुना के गुना के गुना फिर के गुना फिर के गुना, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अनंत तक ये बात चलती जाएगी। तो अगर मैं मान लूं कि पूरा जो तुल्यांकी है इस अनंत प्रतिरोधों का तुल्यांकी x है, तो क्योंकि सब क्या होते जाता है, के गुना होते जाता है। यानी कि जो हम तुल्यांकी मानेंगे वो भी कितना गुना हो जाएगा, वो भी के गुना हो जाएगा। तो आर वही है बच्चे, क्योंकि एक को बचा लेना है ना। जो सिद्धांत बताया गया है, जो प्रोसेस वही रहेगा। आपको ए और बी देखो यही तो रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट वही हो रहा है, लेकिन हर बार के गुना होते जा रहा है। रिपीट वही चीजें हो रही हैं, लेकिन वो हर बारी के गुना होते जा रहा है। तो ये आर है, ये आर है। यानी इसके बाद जो भी मैं तुल्यांकी मान लूँ, चलो तुल्यांकी मैंने मान लिया कि तुल्यांकी x है, लेकिन तुल्यांकी भी कितना हो जाएगा, तुल्यांकी के गुना हो जाएगा, के इंटू एक्स। ठीक है बच्चे, तो अब तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। अब r और के एक्स किस में है, r और के एक्स समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे 1/rp इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/r प्लस 1/kx। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उसको मैं दूर कर दूं। क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ा ना कि अगर अनंत प्रतिरोध हो तो हमको क्या करना होता है। मान लिया कि इस पूरे का कितना है बच्चे, इस पूरे का जो तुल्यांकी प्रतिरोध है माना x हो, लेकिन क्या है कि हर क्रम में वो x गुना होते जा रहा है, यानी कि वो kx हो जाएगा। तो हम लोग तुल्यांकी को क्या लेंगे, kx लेंगे। उसमें से एक पार्ट को हटा देने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, अभी भी वो kx ही रहेगा, kx। और ये दोनों आप देख लीजिए, ये दोनों समांतर क्रम में, मैं इसी को हल कर रहा हूं। तो 1/rp kx प्लस r इंटू kx, rp का मान इज इक्वल टू r इंटू kx डिवाइडेड बाई kx प्लस r। ये आ गया rp का मान। rp यानी कि इन दोनों का जो तुल्यांकी आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। a वही है, b वही है यहाँ पे, और इन दोनों को हल करके कितना ले आया मैं, rp। और इस rp का मान में तो मालूम है ना, ये तो r पहले से है। तो कितना आ गया देख लो, ये आ गया, यहाँ पे मान देख लीजिए आप, r इंटू के एक्स डिवाइडेड बाई r प्लस के एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये a है और ये b है। और अब a से b तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ये वाला, यहाँ से होते हुए सवारी गाड़ी यहाँ से होते हुए यहाँ को पहुंच जाएगी। श्रेणी क्रम में है तो तुल्यांकी क्या होगा, तुल्यांकी होगा दोनों का प्लस, यानी कि r प्लस rp, यही होगा ना। और हमने पहले तुल्यांकी कितना मान रखा है, हमने तुल्यांकी मान रखा है k इंटू एक्स। ठीक है बच्चे, तो चलो इसको सॉल्व कर लें हम लोग। तो k इंटू एक्स बराबर r प्लस r इंटू के एक्स डिवाइडेड बाई r प्लस के एक्स। सो k इंटू एक्स इज इक्वल टू r, अच्छा इंटू हो जाएगा ये, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r इंटू के इंटू एक्स प्लस r इंटू के इंटू एक्स, होगा ना। ये r के एक्स पहले से है, ये r का इंटू हो गया r स्क्वायर हो गया, ये के एक्स का इंटू हो गया r के एक्स हो गया, और ये r के एक्स पहले से है, इधर जाके इंटू होगा
अच्छा पहले भाग दे दूं, नहीं तो फिर एक स्टेप मिस हो जाएगा। इधर आके इंटू किया तो क्या हो जाएगा बच्चे, इधर आके इंटू करने पे ये हो गया, देख लो ये हो जाएगा आर के एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर के एक्स प्लस आर के एक्स। ये 2x हो सकता था, लेकिन मुझे मालूम था कि ये और ये कटेंगे, मिलेंगे नहीं। आर के एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया है, आपके पास बच गया है बच्चे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, इधर आने के बाद तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आर के एक्स और ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और क्यों ना मैं काम करूं कि के एक्स की जगह पे मैं कुछ भी चलो टी रख दिया, के एक्स की जगह पे मैं टी रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस आर टी माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, जो फॉर्मूला होता है हमारा, तो टी बराबर हो जाएगा, जो फॉर्मूला अभी लिखा था ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला तो यही है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ से माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस आर आ गया ना, यही तो बी है ना बच्चे, माइनस आर यहाँ बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमको बस प्लस लेना है, माइनस तो लेना नहीं है। अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है, ए का मान तो 1 ही है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान तो 1 ही है 1, और सी का मान क्या है देख लो, सी का मान माइनस आर स्क्वायर है, माइनस आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू, इसके बाद पेज है कि नहीं देख लें, बहुत पेज है, ठीक है, t बराबर r प्लस, ये तो आर स्क्वायर है रूट में, आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4r स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, कोई समस्या तो नहीं है ना बच्चे, आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे माइनस 4 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो t इज इक्वल टू कितना क्या देख लीजिए, t इज इक्वल टू आ जाएगा r प्लस 5 आ जाएगा ना ये, तो रूट 5r डिवाइडेड बाई 2। t इज इक्वल टू r प्लस 4 1 5, r तो बाहर आ गया तो रूट 5r हो गया। और अब देख लीजिए यहाँ पर t का मान तो हमने kx लिया है ना बच्चे, तो kx ले लेते हैं ना, तो ये किसका मान है, t है kx इज इक्वल टू, kx इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू, देख लो kx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख लो kx इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू r प्लस रूट 5r अपॉन 2, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू r अपॉन 2k प्लस रूट 5 अपॉन 2k r। अब चाहो तो आप r यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो, चलो कॉमन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि r तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, अब तो सारे जहाँ में भी है, दिस इज r, तो ये आ जाएगा x का मान बच्चे, क्लियर है ये है x का मान। तो बड़ी आसानी से हमने सॉल्व किया है, याद रखिएगा कि जो आप तुल्यांकी लेंगे उसका k गुना हो जाएगा ये, क्योंकि सब के गुना होता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित बहुत ही अच्छे सवाल हल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सवालों को पढ़कर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया होगा, और पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।